गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस की 5वीं क्लास के साथ शुरू करने जा रहे हैं और इस क्लास में यहाँ पर जो भी हम देखने जा रहे हैं ये ऐसा एक सेगमेंट है जहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं और यहाँ पर से फैक्ट्स हमेशा आप देखेंगे जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पर सीधे सीधे फैक्ट्स पूछे गए हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझेंगे। तो यहाँ पर 4 मेजर टॉपिक है जो आज मैं लेने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विंडोज़ क्या है। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जब हमने सॉफ्टवेयर की बात की थी तो वहाँ पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का बात किया था और ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पॉपुलरली यूज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका विंडोज़। तो सबसे पहले हम लोग विंडोज़ के ऊपर बात करेंगे और विंडोज़ के बाद यहाँ पर 3 सॉफ्टवेयर की चर्चा करेंगे हम लोग, जिसमें कि एक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये 3 ऐसे हैं जहाँ पर से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना क्यों रहती भी है, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, इन्हें यूज़ बहुत किया जाता है। एक बार जब आप सर्विस में भी आ जाएंगे तो उसके बाद भी इनका यूज़ होगा और इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वो इन 3 सॉफ्टवेयर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विंडोज़ में जितने भी वर्जन्स हैं उनके बारे में चर्चा होगी और उसके बाद इन सॉफ्टवेयर के ऊपर आएंगे। तो जब हम बात करते हैं विंडोज़ की तो विंडोज़ क्या है, हमने ये डिस्कशन किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बहुत तरह के प्रकार हैं, जिसमें कि एक विंडोज़ की बात की थी हमने, मैकिन्टोश की बात की थी यानी मैक ओएस की बात की थी, एंड्रॉयड की बात की थी, आईओएस होता है। तो ये सारे अलग अलग तरह के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन उसमें सबसे पॉपुलर सबसे ज़्यादा यूज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़। तो इसीलिए विंडोज़ के ऊपर आप देखेंगे कि अगर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, बाकी जो भी एग्ज़ाम्स भी होते हैं, उनमें भी आप देखेंगे कि विंडोज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक ही करके हम लोग चलते हैं कि विंडोज़ में हमारा क्या क्या है। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं छोटी सी इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन आता है। जैसे सबसे पहले अगर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें विंडोज़, तो विंडोज़ किस कंपनी के द्वारा निकाला गया, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निकाला गया, ये एक क्वेश्चन बनता है। फिर सबसे पहली बार विंडोज़ को कब इंट्रोड्यूस कराया गया, 1985 में इंट्रोड्यूस कराया गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके लिए। तो इनिशियल रिलीज जो हुआ था वो 1985। डेवलपर कौन है, डेवलपर है माइक्रोसॉफ्ट। ये दो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आपको ये दोनों फैक्ट को याद रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर जब हम 1985 की बात करते हैं तो 1985 से पहला विंडोज़ का वर्जन आना स्टार्ट हुआ। आज के दिन में अगर आप विंडोज़ देखेंगे तो अगर आपके पास मान लीजिए लैपटॉप या कोई कंप्यूटर वगैरह है तो हो सकता है कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 हो सकता है आप यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी विंडोज़ 1 से। तो विंडोज़ 1 जो है वो सबसे पहला वर्जन बना था। तो जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो विंडोज़ 1 था हमारा सबसे पहला वर्जन जो कि 1985 में आया। और ये जो आप लोगो देख रहे हैं इस तरह से हमने देखा कि लोगो भी चेंज होता चला गया, थोड़े थोड़े वेरिएशंस हमेशा आते ही रहते हैं, थोड़ा नयापन हमेशा आते ही रहता है। तो वैसे ही हमने देखा है इसके सेंस में भी। तो सबसे पहले आया विंडोज़ 1, हल उसके बाद फिर विंडोज़ 2, विंडोज़ 3, फिर विंडोज़ 4, विंडोज़ 95, फिर विंडोज़ XP, विंडोज़ मिलेनियम एडिशन, बहुत सारे विंडोज़ 2000, ये आते चला गया एक के बाद एक के बाद एक, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स के साथ नया नया वर्जन हमेशा माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। तो ये सारे विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स हो गए। तो हमने शुरुआत कहाँ से की, सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। याद कीजिए हमने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात की थी। तो जब हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, यहाँ पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की चर्चा नहीं होती है। वहाँ पे सब कुछ एक कंप्यूटर, एक अलग तरीके से कंप्यूटर को देखा जाता था। तो इसीलिए कोई अलग से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था जो कि आपके लिए दिन प्रतिदिन के काम को आसान बना दे। और पहले 3 जनरेशन्स में पर्सनल यूज़ शायद हो भी नहीं रहा था। ये जैसे ही हम लोग फोर्थ जनरेशन में आते हैं, फोर्थ जनरेशन में आने के बाद हमने देखा कि कंप्यूटर्स के साइज़ छोटा होना शुरू हो गया। साइज़ छोटा होना शुरू हुआ तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1985 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया। उसके बाद फिर इस तरह से आप देखेंगे डेवलपमेंट होता चला गया। सबसे पहले विंडोज़
1.0 और विंडोज़ 2 आया, फिर विंडोज़ 3, उसके बाद विंडोज़ 4 भी इसे कहते हैं। कई बार आप देखेंगे कि विंडोज़ 95 को विंडोज़ 4 कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा जो चर्चित शब्द है वो विंडोज़ 95 है। आप विंडोज़ 4 शायद जनरली यूज़ में नहीं देखेंगे कोई यूज़ करता हो। तो विंडोज़ 95 आया, क्यों 95 क्यों रखा गया? क्योंकि 1995 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 1998 में आया विंडोज़ 98, फिर विंडोज़ 2000 आया, विंडोज़ XP आया, एक और मिलेनियम एडिशन भी था, विंडोज़ ME कहते हैं, कहीं कहीं पे आप देखेंगे उसकी चर्चा होती है, लेकिन काफ़ी अनस्टेबल था और अनस्टेबल होने के कारण बहुत देर तक नहीं रहा और विंडोज़ ने बहुत जल्दी एक नया वर्जन लॉन्च किया जो कि था विंडोज़ XP। और विंडोज़ XP उस टाइम पर सबसे स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक था। तो जितने भी पहले के प्रॉब्लम्स हुए थे उन प्रॉब्लम्स को यहाँ विंडोज़ XP में सुधारा गया था और हमने देखा था कि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई थी विंडोज़ के वर्जन में एज़ कम्पेयर टू जितने भी पिछले वर्जन थे। स्पेशली विंडोज़ 2000 और मिलेनियम एडिशन जो आया था उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए थे जितने भी यूज़र्स थे उनको, और इसलिए बहुत जल्दी 1 साल के अंदर ही विंडोज़ XP को भी लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद फिर आया विंडोज़ विस्टा, फिर विंडोज़ 7, फिर विंडोज़ 8, फिर विंडोज़ 8.1 बीच में एक आया, और लास्ट में हम लोग देखते हैं जहाँ पे अभी हम लोग हैं वो है विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 10 जो है वो अभी लेटेस्ट वर्जन है। ये भी एक क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा विंडोज़ 10। सो विंडोज़ 10 के बाद अभी तक कोई नया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं लाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अभी विंडोज़ 10 ही हमारे लिए लेटेस्ट है। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है सारे विंडोज़ का। तो सबसे पहले जब हम विंडोज़ 1.0 की बात करते हैं तो पहली बार ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तो इसका मतलब क्या होता है? तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी थे, जो भी जिस तरह से भी कंप्यूटर्स इसके पहले काम कर रहा था, उसे यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश नहीं की जा रही थी हमारे तरफ से या किसी भी कंपनीज की तरफ से। ऐसी कोई भी कोशिश नहीं थी कि इसे किसी यूज़र के लिए बहुत अच्छा बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पहली बार इसे इस तरह से डिज़ाइन करना शुरू किया गया जिससे कि किसी भी यूज़र के लिए बड़ा आसान हो जाए इसको यूज़ कर पाना। तो इसलिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की जब हम बात करते हैं तो ऐसा इंटरफेस बनाया जाता है, ग्राफिकली डिज़ाइन किया जाता है जो कि किसी के लिए भी यूज़ करना बड़ा आसान हो जाए। तो इसलिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पहली बार यहाँ पर आया। बहुत ही सिंपल ग्राफिक्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ में कि आज के कंप्यूटर से अगर कंपेयर करें तो ये आपको बड़ा ट्रिवियल सा नज़र आएगा, बहुत लगेगा कि कहाँ हम पिछले ज़माने में चले गए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत बेसिक फंक्शंस जो हैं, सिर्फ उन बेसिक फंक्शंस के लिए ही इसे डिज़ाइन किया गया था, उससे ज़्यादा इसकी यूजेज नहीं थी। तो ये हो गया विंडोज़ 1.0। फिर आया विंडोज़ 2.0। यहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गई। आप देख सकते हैं कि अगर मैं वापस पिछले पिक्चर में चला जाऊँ तो आप देखेंगे कि ये जो है बहुत बेसिक सा नज़र आता है, और जब 2.0 पे आप जाते हैं तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको नज़र आएगा। 1987 में इसको लॉन्च किया गया। तो सबसे पहली बार हमने देखा कि 16 बिट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि एक नया ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ? विंडोज़ 1 में। 16 बिट कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ? विंडोज़ 2 में। तो ये आपको याद रखना है। फास्टर दैन 1x, इंट्रोड्यूस द कंट्रोल पैनल। तो आज के दिन में कंट्रोल पैनल आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी कंप्यूटर का। कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स होते हैं आपके कंप्यूटर में तो आपको पता है कि आप जाते हैं कंट्रोल पैनल में, और जिस भी प्रॉब्लम को आप देख रहे होते हैं या जो भी आपको मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट, चेंजेस करने होते हैं उसके लिए आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं कंट्रोल पैनल में। तो विंडोज़ 1.0 में कंट्रोल पैनल नहीं था, विंडोज़ 2.0 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और विंडोज़ 2.0 के लिए कि एक्सेल और वर्ड के वर्जन्स लॉन्च किए गए पहली बार। जैसे कि आप अपने पिक्चर में ही यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडोज़ एक्सेल, आज जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है काफ़ी अलग है, लेकिन यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था बेसिक फंक्शंस के साथ, लेकिन ये फॉर द फर्स्ट टाइम था। तो सोचिए कितने तरह के क्वेश्चंस बन गए। पहली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहाँ पे यूज़ हुआ? विंडोज़ 1.0 में। पहला 16 बिट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहाँ यूज़ हुआ?
2.0 में। पहली बार वर्ड और एक्सेल कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2.0 में। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है यहाँ पर से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। उसके बाद आता है विंडोज 3.0। अब यहां पर एक चीज याद रखना होगा आपको, 8086 माइक्रो प्रोसेसर। भूल जाइए कि क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर, बस इतना याद रखना है कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो आज काफी यूज होता है, अलग अलग जगह पे यूज होता है, ये पहली बार विंडोज 3.0 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद फिर इसमें मल्टीटास्किंग पहली बार हो पाई, जो कि अभी तक हम लोग को उतना समझ में नहीं आता था। अब देखिए, जब हम बात करते हैं विंडोज की, जब हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं विंडोज, तो इसका नाम विंडोज क्यों पड़ा? इसके पीछे भी यही कारण है कि आप जो भी नया काम शुरू करते हैं वो एक नया विंडो में खुलता है, तो इसलिए इसे हम लोग विंडोज, इसीलिए इसका नाम ही विंडोज दिया गया था, क्योंकि जितने भी अलग अलग हम लोग के फंक्शंस होंगे उसके लिए हर बार एक नया विंडो खुलेगा, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया विंडोज। तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग करना आसान हो गया क्योंकि इसकी मेमोरी बढ़ाई गई। अदरवाइज आप फिर से बेसिक्स की तरफ सोचिए कि जब हम बात करते हैं रैम की, तो रैम अगर बहुत कम होगा तो क्या होगा? मल्टीटास्किंग आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा अगर यूज़ करना है, बहुत तरीके से यूज़ करना है, बहुत सारी काम को आपको एक साथ करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए कि रैम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये होना शुरू हुआ और उसके कारण मल्टीटास्किंग पहली बार हमने देखा कि थोड़ा सा संभव हो पाया। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं विंडोज़ 95। तो विंडोज़ 95 का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस काफ़ी बेहतर था एज़ कम्पेयर टू अभी तक जितने भी वर्जन्स आए थे उसमें। उसके बाद फिर टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू और राइट बटन मेन्यू, ये तीन चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया। यानी कि टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी विंडोज़ में आज के दिन में ये बटन काफ़ी चेंज हो चुका है, तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ स्टार्ट बटन यहाँ पर। और सिमिलरली यहाँ पर टास्क बार मेन्यू जो है वो भी पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके पहले जितने भी वर्जन्स थे उसमें ये सब नहीं होता था। साथ ही साथ राइट बटन मेन्यू, यानी आज आप राइट क्लिक जब करते हैं तो आपको पता है कि कई सारे ऑप्शंस आपको वहीं पे आ जाते हैं, जैसे रिफ्रेश करने का ऑप्शन, कुछ पेस्ट करने का ऑप्शन, ये सारा कुछ जब भी अपने माउस पे आप राइट क्लिक करते हैं तो ये आपको नज़र आ जाता है। ये विंडोज़ 95 के पहले तक नहीं होता था। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके साथ साथ हमने देखा कि 3 नए इंट्रोडक्शंस हो गए, और ये 3 इंट्रोडक्शंस आपको याद रखना होगा एग्जाम के लिए भी। फिर उसके बाद आया विंडोज़ एक्सपी। तो बीच में देखिए जो इंपॉर्टेंट वर्जन है उन्हीं को मैं लेकर के चल रहा हूँ। इसके बीच में विंडोज़ 98 भी है, 2000 भी है, मिलेनियम एडिशन भी है, लेकिन उसमें बहुत अधिक कुछ चेंजेस नहीं हुए थे, बहुत छोटे छोटे चेंजेस हुए थे। आप देखेंगे कि विंडोज़ 98 के आने के काफ़ी दिन बाद तक भी लोग विंडोज़ 95 को ही यूज़ कर रहे थे, क्योंकि ऐसा कोई सिग्निफिकेंट उसमें चेंजेस नहीं आया था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में बस चेंज आया था, थोड़ा बेहतर दिखता था, अदरवाइज कुछ बहुत मेजर चेंजेस नहीं किए गए थे। विंडोज़ एक्सपी एक चेंज था, एक बहुत बड़ा चेंज था। स्टार्ट मेनू आप देखेंगे काफ़ी बदल गया, टास्क बार काफ़ी बदल गया, नई नई चीज़ें, नया इंट्रोडक्शंस, ये सारे कुछ होने लग गए, और इसको सबसे स्टेबल वर्जन में से एक माना जाता है आज तक जो विंडोज़ ने लॉन्च किया, क्योंकि काफ़ी दिन तक ये चला। आप देखेंगे कि यहाँ विंडोज़ एक्सपी लॉन्च करने के बाद सीधे फिर 2006 में, यानी अभी तक क्या हो रहा था, 2 साल के अंतराल पर, 1 साल के अंतराल पर नया नया विंडोज़ वर्जन आते चला जा रहा था। 95 आया, 98 आया, 2000 में एक्सपी, 2000 मिलेनियम एडिशन आया, विंडोज़ 2000 आया, 2001 में एक्सपी आ गया। एक एक साल, 2-2 साल में बहुत वर्जन्स आते चले गए। लेकिन 2001 के बाद सीधे 2006 में जाकर के विंडोज़ विस्टा लॉन्च किया गया, और वो भी विस्टा बहुत पसंद नहीं आया लोगों को। उसके बाद आप देखेंगे 2007 में तुरंत उसके बाद विंडोज़ 7 लॉन्च कर दिया गया। तो 2001 से लेके 2007 तक विंडोज़ एक्सपी चलता चला गया, क्योंकि विंडोज़ एक्सपी एक बहुत ही अच्छा वर्जन निकाला गया था विंडोज़ के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और इसलिए ये बहुत ही सफल वर्जन माना जाता है। फिर आया विंडोज़ 7, और विंडोज़ 7 जो है ये अगेन बहुत ही अच्छा नया इंट्रोडक्शन था, और इसके आते के साथ हमने देखा कि ये भी एक ऐसा वर्जन था जो कि काफ़ी दिनों तक चला। हो सकता है कि आप में से कई ऐसे होंगे जो आज भी विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे होंगे। इसको आए हुए अब 13 साल हो चुके हैं,
लेकिन आए हुए 13 साल होने के बावजूद आज भी काफ़ी सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो कि विंडोज़ 7 को ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टेबल वर्जन है, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ इसमें बग्स नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं होती है इसे यूज़ करने में। तो इसलिए हमने देखा है कि विंडोज़ 7 बहुत लंबा चलता चला गया। तो सबसे पहली बार बहुत सारे फीचर्स इसमें लॉन्च किए गए, उसके बाद फिर मल्टी टच सपोर्ट इसमें दिया गया, तो ये सारे बहुत सारे परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स इंट्रोड्यूस कराए गए। तो बहुत तरह की चीज़ें थी, बहुत तरह के चेंजेस थे जो कि यहाँ पर हमने होता हुआ देखा, और इसके कारण हमने देखा कि विंडोज़ 7 एक बहुत ही बेहतर वर्जन बन करके सामने आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़े बहुत चेंजेस हो गए। आपका स्टार्ट मेन्यू का बटन बदल गया, आपका टास्क बार के जो बटन्स हैं वो सारे बदल गए, नए नए छोटे छोटे एप्लीकेशंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिए गए। तो इन सारे इंट्रोडक्शंस के कारण, ये सारे नए चीज़ें जो हम यहाँ पर देख रहे थे, उसके कारण एक बहुत बेहतर वर्जन, बहुत स्टेबल वर्जन इसे माना जाता है विंडोज़ का। उसके बाद फिर आता है विंडोज़ 8। अब विंडोज़ 8 जो है वो काफ़ी जल्दी आया उसके बाद, लेकिन साथ ही साथ हमने ये देखा कि विंडोज़ 8 में प्रॉब्लम्स काफ़ी थे। एक बहुत बड़ा जो एडिशन था विंडोज़ में वो थे ऐप्स। आज जो हम चारों तरफ ऐप्स को लेकर के घूमते रहते हैं, जितने तरह के ऐप्स हम लोग देखते हैं, ये ऐप्स का जो कल्चर है एक तरह से हम कहते हैं कि विंडोज़ 8 ने लाया था। क्योंकि विंडोज़ 8 के आते ही ये छोटे छोटे एप्लीकेशंस जो है कि आप वेदर चेक करने का एप्लीकेशन हो गया, एक स्ट्रीम करने का कुछ एप्लीकेशन हो गया, यूट्यूब का अपना एप्लीकेशन हो गया, बहुत तरह के एप्लीकेशंस, ये सारे एप्लीकेशंस अब यहाँ पर आने शुरू हो गए। और ये पूरा एक एप्लीकेशन विंडो था जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया। ये एप्लीकेशन विंडो अभी तक किसी में नहीं था, ये पहली बार विंडोज़ 8 में हमने देखा। तो ऐप्स का जो कल्चर है, एक तरह से कह सकते हैं ऐप्स के कल्चर की शुरुआत यहाँ पर से होनी शुरू हो गई। फिर तो मोबाइल फ़ोन में तो साथ ही साथ एंड्रॉयड में और iOS में तो आ ही रहा था, लेकिन कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में पहली बार ऐप का जो कल्चर है वो विंडोज़ 8 के कारण आना शुरू हो गया। लेकिन विंडोज़ 8 में फिर से प्रॉब्लम्स थे, जितना स्टेबल विंडोज़ 7 था उतना स्टेबल विंडोज़ 8 नहीं था, और इसको स्टेबल नहीं होने के कारण हमने देखा तुरंत उसके बाद विंडोज़ 8.1 भी लॉन्च कर दिया गया, जिसमें कि जितने भी बग्स रिपोर्ट किए गए थे, जितने भी इश्यूज़ रिपोर्ट किए गए थे यूज़र्स द्वारा विंडोज़ 8 में, उन सारों को वहाँ पर ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत सफल वो भी नहीं हुआ। उसके बाद इसीलिए विंडोज़ 10 को लॉन्च किया गया, और विंडोज़ 10 काफ़ी स्टेबल रहा है। आपने देखा है कि पिछले 5 साल में उसके बाद कुछ भी नया लॉन्च नहीं किया गया है। तो सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं विंडोज़ 8 की, दो चीज़ें याद रखनी होंगी। एक, ऐप्स, कि ऐप्स के लिए जो अलग से जो विंडो है वो पहली बार यहाँ पर दिया गया, और उसके साथ साथ टच स्क्रीन। आज जितने भी टच स्क्रीन फ़ोन्स हैं जो विंडोज़ बेस्ड उस समय आने शुरू हुए थे, और उसके बाद हालांकि उसे कंप्लीटली हटा ही दिया गया, नोकिया कंपनी के द्वारा विंडोज़ का फ़ोन लाया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, बहुत सारे इश्यूज़ थे उसमें। लेकिन टच के लिए इसे इनेबल किया गया, यानी जितने लैपटॉप्स आने लग गए उन लैपटॉप्स में अब टच स्क्रीन आना शुरू हो गया। जैसे इस बोर्ड को ही ले लीजिए, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये जो स्मार्ट बोर्ड है, ये क्या है? ये विंडोज़ पे चल रहा है, इस पर मैं टच कर पा रहा हूँ। मैं अगर कुछ चाहूँ यहाँ पर तो मैं कुछ लिख पाता हूँ। मैं क्यों लिख पाता हूँ? क्योंकि इसमें टच इनेबल्ड है। इसके पहले के जो वर्जन्स थे उसमें टच नहीं हो पा रहा था। तो जो आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट्स चाहिए थे कि टच स्क्रीन यूज़ हो सके प्रॉपरली, उसके लिए विंडोज़ 8 को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किया गया, ताकि इसे यूज़ किया जा सके, इसे इस्तेमाल किया जा सके जहाँ पर भी टच स्क्रीन की ज़रूरत होती है। उसके बाद तो उस 8.1 में फिर विंडोज़ 10 में भी इसे किया गया, और इसलिए जो स्मार्ट बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, ये स्मार्ट बोर्ड संभव हो पाया क्योंकि विंडोज़ 8 को काफ़ी इन्हांस किया गया था। तो उसके बाद हम लोग आज विंडोज़ 8, उसके बाद 8.1 और 10 को इस तरह से यूज़ कर पाते हैं। फिर जो सबसे लेटेस्ट जो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? वो है विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 10 की जब हम बात करते हैं तो इसको सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हुए थे विंडोज़ 8 और 8.1 में, उन्हें हटा दिया गया, उनको किनारे कर दिया गया। जो भी छोटे छोटे बग्स रिपोर्ट किए गए थे उनको कम्प्लीटली हटा दिया गया, और अल्टीमेटली हमने देखा कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्टेबल वर्जन विंडोज़ का बन करके सामने आया हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे जो वर्जन्स हैं ये आते चले गए। जो मेजर वर्जन्स हैं उसको हमने यहाँ पर लिख रखा है। बाकी भी जैसा मैंने कहा कि इसके अलावा भी काफ़ी सारे वर्जन्स हैं। तो जैसे विंडोज़ 1 और 3 के बीच में विंडोज़ 2 भी है,
95 और XP के बीच में विंडोज़ 2000, विंडोज़ 98 वगैरह भी हैं, लेकिन ये सारे हैं जो कि सबसे सिग्निफिकेंट चेंजेस के साथ आए हुए विंडोज़ हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पर देखा। तो आपको याद रखना है विंडोज़ 1 इम्पॉर्टेंट है, आपको 2 याद रखना होगा, आपको विंडोज़ 95 याद रखना होगा, आपको XP याद रखना होगा, 7, 8 और 10। ये जो है एडिशंस, ये सारे वर्जन्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा तो हो सकता है सबसे ज़्यादा संभावना क्वेश्चंस पूछे जाने की यहाँ से बनती है। तो ये जो सारे वर्जन्स जो मैंने यहाँ पर लिख करके दिया है आपको, ये सारे वर्जन्स आपको एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, तो आज के दिन में हम लोगों ने बात की थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज विंडोज़ में एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा महत्व हो गया है अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए। चाहे आप बात करें विंडोज़ पावर पॉइंट, वर्ड, इनके भी एप्लीकेशन है, PDF पढ़ने के लिए एप्लीकेशन है, फिल्म्स देखने के लिए एप्लीकेशन है, गेम्स खेलने के लिए एप्लीकेशन है। तो चाहे आपके काम की बात हो, चाहे आपके इंटरटेनमेंट की बात हो, हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने हुए हैं और इसको काफ़ी ज़्यादा एनहांस किया गया है विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 में, जैसा कि हमने डिस्कशन किया। तो छोटी से छोटी चीज़ आपके सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी हो गए, उसके भी आपके लिए ऐप्स आए हुए हैं। तो हर चीज़, आपका फेसबुक का एक अलग से ऐप है, आप जीमेल यूज़ करते होंगे तो जीमेल का अलग से ऐप है, आप अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब का अलग से ऐप है, गेम्स का जैसे मैंने कहा अलग से ऐप है, वर्ड फाइल का अलग से ऐप है, PDF रीडर का अलग से ऐप है। तो हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग से ऐप बने हुए हैं आज के दिन पे, और हमारे लिए बहुत सुविधाजनक ये हो जाता है। हमें हर बार किसी वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ता, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को नहीं डाउनलोड करना पड़ता। तो इन ऐप्स की मदद से हम लोग सारे काम को बहुत ईजिली कर पाते हैं, काफ़ी फास्ट कर पाते हैं। तो ये हमने देखा है कि एक नया वर्जन, ये एक जो नई शुरुआत हमने देखी पिछले 10 साल में, और आज के दिन में तो शायद ऐप्स के बिना आप कुछ सोचते भी नहीं है। तो खैर, तो ये हो गए विंडोज़ की हिस्ट्री की बात, सारे वर्जन्स की बात। अब एक बार डिस्कशन करते हैं कि विंडोज़ में होता क्या क्या है, बस इसको एक बार आप समझ लें। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपको देख करके लगे हाँ ये सब तो पता ही है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये सब पता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछ दिया जाएगा कि टास्क बार क्या होता है या टास्क बार में क्या पाया जाएगा। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो टास्क बार में पाया जाता है। अब आपको अगर ये नहीं पता कि इस वाले पैनल को हम टास्क बार कहते हैं, तो फिर आप कहाँ से आंसर करेंगे इसको। तो सिमिलरली स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, ये जो कॉर्नर पे होता है जहाँ पर वॉल्यूम है और कनेक्शंस वगैरह, डेट एंड टाइम वगैरह होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ट्रे। तो सिस्टम ट्रे में क्या क्या होता है, जैसे ब्लूटूथ का जो छोटा सा साइन होगा वो सिस्टम ट्रे में पाया जाएगा। तो ये नेम्स जो हैं इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर एग्जाम में कि टास्क बार का मतलब क्या है, एप्लीकेशन टैब का मतलब क्या है, स्टार्ट मेन्यू का मतलब क्या है, ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेस्कटॉप आइकन्स। यानी जितनी भी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है आप क्या करते हैं, उसको सामने में रख देते हैं ताकि आपको बार बार अंदर C ड्राइव में जा करके उसके अंदर खोल करके उसको बाहर ना निकालना पड़े। तो उसके लिए क्या होगा कि वहाँ पर हम लोग विंडोज़ के डेस्कटॉप पे हम लोग सारे सॉफ्टवेयर रख देंगे, सारे आइकन्स रख देंगे, सारे शॉर्टकट्स रख देंगे। तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, इनको कहेंगे डेस्कटॉप आइकन्स। तो ये जो सारे हैं इन्हें हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप आइकन्स। और साथ में स्टार्ट मेनू, टास्क बार, सिस्टम ट्रे, ये 4 चीज़ें आपको याद रखना होगा। नाम यहाँ पे याद होना चाहिए। ये आपको, मुझे पता है कि आपको पता होगा कि कहाँ पर क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मोस्ट प्रॉब्ली पता है ऑलरेडी, लेकिन इनका नाम क्या होता है ये नाम जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है विंडोज़। तो विंडोज़ में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ पर से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर से जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आगे, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर आपको बार बार रिविजिट करना पड़ेगा। देखिए आगे हम पढ़ेंगे क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है, यूज़ कैसे करते हैं, सिंपल चीज़ें, 5 मिनट लगेगा उसे समझने में। लेकिन उसके बाद सॉफ्टवेयर जो भी हैं उनके शॉर्टकट्स को हम लोग पढ़ेंगे। शॉर्टकट जितने भी है, चाहे वो विंडोज़ का शॉर्टकट हो, चाहे वो वर्ड का शॉर्टकट हो, चाहे PPT का शॉर्टकट हो यानी पावर पॉइंट का शॉर्टकट हो, चाहे वो एक्सेल का शॉर्टकट हो, ये शॉर्टकट्स क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। जो भी क्वेश्चन पेपर आपका होगा, जिस भी एग्ज़ाम को आप लिखेंगे, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि या तो आपको बहुत प्रैक्टिस से आएगा
या तो आपको बिल्कुल याद कर जाना होगा। तो पूरा लिस्ट मैंने आपको दे रखा है, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम लोग डिस्कशन करेंगे ही यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ उसके अलावा जो छोटे छोटे अलग अलग हैं उनको आपको याद करना है, बार बार पढ़ना है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कोशिश कीजिए कि आप जा कर के खुद से देखें कि किस में क्या होता है, किसकी क्या फंक्शन होती है। ये सारी चीज़ें अगर आप खुद से देख लें तो अच्छी बात है। और अगर आपके पास नहीं है कंप्यूटर तो ये जो लेक्चर है हमारा, यहाँ पर बार बार आइए, बार बार इसको देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और एग्जाम में आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सेगमेंट है और यहाँ पर से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने में हमें काम आता है, कुछ भी अगर हमको लेटर लिखना होता है तो उसमें काम आता है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल हो चाहे पर्सनल हो उसके लिए काम आता है, नोट्स बनाने में काम आता है, बहुत तरह से हम लोग काम करते हैं। तो करते क्या है, आप वर्ड फाइल को खोलते हैं, वर्ड फाइल में खोल करके कीबोर्ड के हेल्प से आप वहाँ पर टाइप करते चले जाते हैं और एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाता है। तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेन यूज़। अब यहाँ पर भी जो भी इम्पॉर्टेंट शब्द हैं इनको आपको याद रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे ऊपर में होता है उसे हम कहते हैं टाइटल बार। सबसे ऊपर जो आपका जो रिबन होगा उसे हम क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। फिर दूसरा हो जाता है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार किसको कहेंगे? आप देखेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट लाइन होता है, ये जहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, ये सारा कुछ लिखा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेन्यू बार। तो टाइटल बार, मेन्यू बार। तीसरा क्या है? स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार क्या है? जितनी भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि आपको डायरेक्टली यूज हो सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। तो आप जैसे देख सकते हैं कि कॉपी करने के लिए, सेव करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, जो भी ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली यूज पड़ती है किसी को, उसके लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार होता है। तो पहले 3 लाइन्स क्या हो गए? सबसे पहले टाइटल बार, फिर हो गया मेन्यू बार, फिर हो गया स्टैंडर्ड टूल बार। उसके बाद जो चौथा लाइन है, चौथा लाइन क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? चौथा लाइन जो है इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका वर्जन कौन सा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत सारे वर्जन्स हैं। 2013 का वर्जन है, 2016 का वर्जन है, उसके पहले का वर्जन है। तो आप हो सकता है कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आएगी। हो सकता है कि ये जो इमेज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये डायरेक्टली ऐसा इमेज आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा सा अलग दिख सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है आपको याद रखना है। टाइटल बार कहाँ पे? टाइटल बार का मतलब क्या होगा कि वहाँ पर टाइटल दिया गया है किसी भी डॉक्यूमेंट का। यानी मान लीजिए कि मैं कंप्यूटर अवेयरनेस का एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, तो जो नाम लिखा रहेगा कंप्यूटर अवेयरनेस, वो कहाँ पर आएगा? वो टाइटल बार में आएगा। उसके नीचे क्या है? मेन्यू बार है, जहाँ पर फाइल लिखा हुआ है, एडिट लिखा हुआ है, व्यू लिखा हुआ है, टूल्स लिखा हुआ है, विंडो लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ है। ये क्या है? ये आपका सेकेंड लाइन हमेशा होता है, जो कि है मेन्यू बार। अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार जो है कई जगह पर किसी किसी वर्जन में मर्ज्ड भी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो है हो सकता है कि किसी किसी वर्जन में मर्ज भी किया हो, यानी स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार एक ही हो। उसके बाद फिर क्या देख रहे हैं हम लोग? ये है कर्सर। कर्सर का मतलब क्या है कि आप जहाँ पर हैं, जो आप लिखने वाले हैं, जहाँ पर से आप शुरुआत करने वाले हैं अगली लाइन की, वहाँ पर एक ब्लिंक करता हुआ एक लाइन आपको नजर आएगा। ये जो ब्लिंक करता हुआ लाइन है इसे हम कहते हैं कर्सर। ये आपको ये बताता है कि आप कहाँ पर हैं अभी, आगे जो अगली लाइन जो लिखाने वाली है वो कहाँ पे लिखाने वाली है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक रूलर होता है और यहाँ पर एक रूलर होता है, एक वर्टिकल रूलर, एक हॉरिजॉन्टल रूलर, जो कि आपको साइज एडजस्ट करने में या कहाँ पर आप लिखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट उसको एडजस्ट करने में आपको हेल्प करता है। तो रूलर यहाँ भी है और रूलर यहाँ भी है, 2 रूलर्स है यहाँ पर। बीच का जो एरिया है वो आपके लिए वर्किंग एरिया हो गया। नीचे एक और हो गया स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में बहुत कुछ लिखा हुआ होगा, जैसे मान लीजिए वर्ड काउंट क्या है, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं वो यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो यहाँ पर लिखा होगा। तो ये सारी छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में, वो लिखा रहता है सबसे लास्ट वाले कॉलम में, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेटस बार। उसके बाद फिर ये हो गया स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार मतलब इससे आप आगे पीछे करके डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या कहाँ पर है।
अब जैसे यहाँ पर तो एक ही पेज है और वो भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, लेकिन हो सकता है कि आपने 10 पेज का कोई डॉक्यूमेंट बनाया हो, तो 10 पेज के डॉक्यूमेंट में ऊपर से नीचे देखने के लिए कि कहाँ पर क्या है वगैरह, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए स्क्रॉल बार, और स्क्रॉल बार से आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। तो ये एक बेसिक लेआउट है जो वर्ड में हम लोग देखते हैं, और इसी बेसिक लेआउट के हिसाब से ही सारा काम हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो कि आगे जो भी हम सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं उसके लिए सिमिलर होते हैं, जिनके लिए सारे समान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं वर्ड के लिए, कुछ ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक हैं आपके पावर पॉइंट वगैरह के लिए। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन क्यों? नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, यानी जो भी आपको नया डॉक्यूमेंट खोलना है उसके लिए अगर आप कंट्रोल एन दबाते हैं डायरेक्टली, तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल करके आपके पास आ जाएगा। मैं चाहूँगा कि अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो प्रैक्टिकली कर करके देखें इसे, ताकि आपको याद हो जाए ये सब। अदरवाइज नहीं हो, अगर नहीं आपके पास, तो फिर इसको लिस्ट को बार बार आकर के यहाँ पर बार बार उसको दोहराने की कोशिश करें। उसके बाद फिर कंट्रोल ओ। तो देखिए, एन से क्या हुआ? न्यू डॉक्यूमेंट, यानी नया डॉक्यूमेंट खुल गया। ओ से क्या हुआ? ओपन हो गया डॉक्यूमेंट, यानी कि कंट्रोल ओ करके जितनी, मान लीजिए कि हमने 5 डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना रखे हैं, उसमें से किसी एक को हमें खोलना है, उसको देखना है कि उसमें क्या है, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल ओ का यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल ओ आपको लिस्ट ऑफ जितने भी डॉक्यूमेंट है वो दिखा देगा, और उसमें से आपको जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल एन क्या करेगा? एक नया डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके लिए खोल करके सामने रख देगा। कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ। फिर आता है कंट्रोल एस। एस से क्या हुआ? सेव। तो सेव करना जब होता है फाइल को, या सिंक करना होता है जब फाइल को, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल एस यूज़ करते हैं। तो सेव अ डॉक्यूमेंट या कई बार सिंक अ डॉक्यूमेंट, दोनों के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं? दोनों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल एस। तो ये 3 जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 फंक्शंस होते हैं जब भी हम लोग जनरल शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्पेसिफिक शॉर्टकट्स भी हैं, उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर ये दोनों, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड होता है अंडू, यानी मान लीजिए आपने एक लाइन लिखा और ये लाइन आपको पसंद नहीं है, या ये लाइन आपको चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल जेड दबाएंगे। कंट्रोल जेड दबाने से जो आपने पिछला लाइन लिखा होगा वो मिट जाएगा, वो हट जाएगा। तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो अंडू एन एक्शन, आपसे कुछ गलत टाइप हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अंडू करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, कंट्रोल जेड। फिर होता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई होता है रीडू, यानी मान लीजिए अब कंट्रोल जेड दबाते दबाते आपने कुछ गलत कर दिया, यानी जो नहीं भी हटाना था आपको वो भी हट गया, तो अब दोबारा से टाइप करना एक ऑप्शन है, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कंट्रोल वाई, कि कंट्रोल वाई यूज़ कीजिए, तो जो आपने किया था वो दोबारा आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो ये 2 फिर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर से आपको ये 3 और ये 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी उसके अलावा एक जो मैं और चाहूँगा कि आपको बिल्कुल याद रखना है, वो है कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ क्या होता है? सर्च अ डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको सर्च करना है, मतलब डॉक्यूमेंट में अगर आपको कुछ सर्च करना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल एफ यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए 10 पेज का डॉक्यूमेंट है फिर से, और इस 10 पेज के डॉक्यूमेंट में एक कोई आपको वर्ड चूज़ करना है, एक वर्ड आपको खोजना है, कि अब ये तो आपके लिए पॉसिबल है नहीं कि पूरे 10 पेज को बैठ करके पढ़ें और उस 10 पेज को बैठ करके पढ़ के ये समझें कि वो वर्ड है कहाँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए कंट्रोल एफ यूज़ करते हैं। कंट्रोल एफ के यूज़ करते ही वो आप जैसे ही उस वर्ड को टाइप करेंगे, मान लीजिए अवेयरनेस है वर्ड, तो जैसे ही आप अवेयरनेस टाइप करेंगे इस कंट्रोल एफ को दबाने के बाद, तो जहाँ जहाँ पर भी अवेयरनेस यूज़ हुआ रहेगा वो सब हाईलाइट होकर के आपके सामने आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर अवेयरनेस था। तो इस तरह से ये जो फंक्शंस हैं, ये 3 प्लस ये 2 और ये 1, ये 6 फंक्शंस यहाँ पर, 6 शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं चाहूँगा कि ये जितना भी मैंने यहाँ पर दिया है वो उसको आप याद कर लें। देखिए, जो लिस्ट है शॉर्टकट्स की ये और भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसी को लिया है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसकी यूजेज बार बार होती है, उन सारों को मैंने यहाँ पर लिया है। उसके बाद फिर किसी डॉक्यूमेंट में आगे पीछे जाने के लिए जो भी फंक्शंस यूज होते हैं उनका शॉर्टकट। अब जैसे ये सब बहुत सिंपल आपको पता चल जाएगा, जैसे एरो का यूज़ हम लोग करते हैं, यानी
ऊपर और नीचे के एरोज को यूज़ करेंगे तो कर्सर जो है यानी जो ब्लिंकिंग लाइन है वो ऊपर नीचे के लाइंस में चली जाएगी, और लेफ्ट राइट का जब आप यूज़ करेंगे तो वो लेफ्ट और राइट में चली जाएगी। तो वो तो सिंपल एरोज का बात हो गया। फिर कंट्रोल के साथ जब हम लेफ्ट राइट या कंट्रोल के साथ जब हम अप राइट करते हैं तो एक वर्ड टू द लेफ्ट या एक वर्ड टू द राइट चला जाता है। जब सिर्फ एरो यूज़ करेंगे तो वर्ड नहीं, एक कैरेक्टर काउंट होगा, यानी एक कैरेक्टर सिर्फ शिफ्ट होगा। लेकिन जब आप कंट्रोल के साथ करेंगे तो एक वर्ड पूरा शिफ्ट हो जाएगा, चाहे ऊपर नीचे चाहे लेफ्ट राइट चाहे। उसके बाद फिर एंड इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, मूव टू द एंड ऑफ द करंट लाइन, यानी जिस लाइन पे आप हैं उसके सीधे एंड पे चला जाएगा। ये होता है एंड के लिए। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है होम। होम में क्या होगा कि जो भी वो लाइन है उसके सबसे पहले वाले वर्ड के आगे चला जाएगा कर्सर। तो ये हो गया होम का यूजेज। तो ये दो और ये दो आपको यहाँ पर याद रखना होगा। साथ साथ पेज अप पेज डाउन। तो पेज अप पेज डाउन में क्या होता है कि स्क्रीन के आप ऊपर या नीचे बहुत तेज़ी से जा सकते हैं। आपको उसके लिए एक एक लाइन को पूरा स्किप एरो से नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए पेज अप और पेज डाउन को हम लोग यूज़ करते हैं फास्ट मूवमेंट के लिए। तो ये जो है ये 5 फंक्शंस ये यहाँ पर से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी को एक बार आप देख लें, लेकिन क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये 5 में से सबसे ज़्यादा आने का चांस रहता है। उसके बाद फिर है टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए या तो आप माउस को यूज़ करके किसी वर्ड पे आप क्लिक कीजिए, 2 बार जैसे ही क्लिक करेंगे वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को यूज़ करना है तो ये सारे होते हैं। अब इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट एक है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का हम लोग यूज़ करते हैं क्यों, जब पूरा डॉक्यूमेंट एक बार हमको सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल ए को यूज़ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर पूरे फंक्शंस में है वो कंट्रोल ए है। उसके अलावा शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट जब हम लोग करते हैं तो जो भी करंट सिलेक्शन है उससे एक और कैरेक्टर आगे का सिलेक्ट हो जाता है। यानी मान लीजिए कि अभी हमने एक वर्ड सेलेक्ट करके रखा है, फिर हम लोग शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट के साथ एक एरो बटन दबाएंगे, यानी मान लीजिए लेफ्ट वाला या राइट वाला। अगर आगे राइट वाला दबाते हैं तो आगे जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे सेलेक्ट होते चले जाएंगे। जब तक हम लोग रुक नहीं जाते हैं तब तक सेलेक्ट होते चले जाएंगे। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी हम लोग ऐसे ही मूव कर सकते हैं, ऊपर या नीचे भी हम लोग वैसे ही मूव कर सकते हैं। तो शिफ्ट को लेफ्ट और राइट के साथ उस तरह से यूज़ किया जाता है और शिफ्ट को ऊपर या नीचे यानी अप और डाउन के साथ भी वैसे ही यूज़ किया जाता है। तो ये जो है ये फंक्शंस 1, 2 और 3, इन 3 फंक्शंस को यहाँ पर से आपको याद रखना होगा। उसके बाद फिर आ जाता है एडिटिंग करने के लिए। तो एडिटिंग करने के लिए कुछ तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जैसे बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या होता है, जो भी आपने लिखा उसको डिलीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद फिर डिलीट बटन होता है। तो डिलीट बटन से एक कैरेक्टर जो पिछला कैरेक्टर है उसे हटाया जा सकता है। फिर होता है कंट्रोल डिलीट। कंट्रोल डिलीट के लिए एक वर्ड को जब हम लोग को करना होता है डिलीट तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल डिलीट यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर 2 और एक 3, ये 3 फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे कॉमनली यूज्ड कॉपी पेस्ट और कट। कट किससे, कंट्रोल और एक्स, यानी कंट्रोल प्रेस करके एक्स को अगर आप दबाएंगे तो कट हो जाता है, यानी जो भी वर्ड है या जो भी आपने एरिया सेलेक्ट करके रखा है वो पूरा एक बार में हट जाएगा, वो पूरा एक बार में कट हो जाएगा। और आपको कहीं और उसे अगर प्लेस करना है, किसी और जगह पे पेस्ट करना है तो उसके लिए उसको यूज़ करते हैं। फिर कंट्रोल वी से होता है पेस्ट और कंट्रोल सी से होता है कॉपी। सो कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी और कंट्रोल सी, ये 3 आपको बिल्कुल ही याद रखने होंगे यहाँ पर सबसे, क्योंकि सबसे कॉमनली यूज्ड अगर शॉर्टकट्स हैं तो वो ये 3 है। उसके बाद फिर होता है कैरेक्टर का फॉर्मेटिंग। तो अभी तक हम लोग डॉक्यूमेंट के फॉर्मेटिंग को देख रहे थे, आगे पीछे मूव कैसे करना है या नॉर्मल जो जनरल फंक्शंस होते हैं उसको कैसे यूज़ करते हैं वो देख रहे थे। अब हो जाता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अब जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ बोल्ड करना है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो पहला लाइन है, ये पहला लाइन क्या है, ये पहला लाइन बोल्ड है, बाकी सारा जो लाइन है वो नॉर्मल फॉन्ट में लिखा हुआ है। जो पहला लाइन है यहाँ पर ऊपर में ये बोल्ड करके लिखा हुआ है। तो बोल्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया जाएगा, कंट्रोल ए करके हम यहाँ पर जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं कंट्रोल बी दबाऊँ तो क्या होगा, वो बोल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए कंट्रोल बी एक इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू और कंट्रोल डी, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड फॉर्मेटिंग होती है, यानी कि आप किसी भी कैरेक्टर को बोल्ड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं।
कंट्रोल आई से इटैलिक्स फॉर्म में वो चला जाता है। आपने देखा होगा स्लैंट होकर के लिखाता है, वो तिरछा होकर के लिखाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे इटैलिक्स कहते हैं। तो अगर इटैलिक्स में आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल आई का यूज़ करते हैं। फिर है कंट्रोल यू, अगर मुझे कुछ अंडरलाइन करना हुआ, तो अंडरलाइन अगर कुछ करना हुआ जैसे मैंने अभी जस्ट यहाँ पर किया, तो इस अंडरलाइन को करने के लिए हम लोग कंट्रोल यू को यूज़ करते हैं। और फिर है कंट्रोल डी, जिससे कि फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो ये जो 4 हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी फंक्शंस हैं, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये 4 हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये एक्सेल, ये वर्ड के हम लोग के शॉर्टकट्स हो गए। तो जो भी शॉर्टकट्स मैंने टिक मार्क मारा स्पेशली, वो सारे आपके एग्जाम के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके अलावा भी जो आपने लिस्ट देखा, उस लिस्ट को आपको याद करना होगा। देखिए यहाँ पर जो पूरी जो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है उसका ये आधा भी नहीं था, ये उसका 50% भी नहीं रहा होगा। लेकिन यहाँ पर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं वो हमने यहाँ पर दे दिया। तो कोशिश कीजिए कि बार बार डॉक्यूमेंट को रिवाइज कीजिए, या ज़रूरत पड़े तो लेक्चर को बार बार आकर के एक बार देख लीजिए, ताकि इसका रिवीजन आपका होता चला जाए। फिर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम लोग जनरली ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। आपने अगर मान लीजिए कि आपका एक बहुत बड़ा लिस्ट है जहाँ पर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन एक बार में करना है, आप कैलकुलेटर ये नहीं यूज़ कर सकते बार बार, आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन रखना है, सारे डेटा को रखना है एक जगह पर, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग एक्सेल को यूज़ करते हैं। बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो एक एक करके इसमें भी देखिए कि क्या है। सबसे पहले ऊपर में क्या है, इसके ऊपर इसमें भी टाइटल बार होगा। तो टाइटल बार में क्या, ये जो है यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये टाइटल बार कहला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है एक्सेल का। तो जो भी मैं टाइटल देना चाहूँ डिपेंडिंग ऑन माई वर्क, आई कैन डू दैट। उसके बाद फिर यहाँ पर एक एक करके आपके पास है क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है कि आप जैसे ही वहाँ पर जाएंगे, उसको जितनी भी चीज़ें, चाहे नया डॉक्यूमेंट ओपन करना हो, पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करना हो, सेव करना हो, प्रीव्यू करना हो, प्रॉपर्टीज़ देखने हो, उसके लिए हम लोग डायरेक्टली क्विक एक्सेस टूल बार पे जा सकते हैं। उसके बाद फिर हो जाता है नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स हो जाता है ये, यानी कि आप जहाँ पर भी होंगे उसका नाम क्या है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, वो हो जाता है नेम बॉक्स। फिर हो जाता है रो बार। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4, ये क्या है, ये रोज़ है। 1 जहाँ पे लिखा हुआ वो पहला रो है, 2 जहाँ पे लिखा हुआ है वो दूसरा रो है। तो इस तरह से अलग अलग रोज़ हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं रो बार। सिमिलरली उसके बाद जब हम बात करते हैं, ये है लीफ बार। लीफ बार क्या है कि शीट का जो नाम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको एक शीट नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक प्लस साइन भी है, यहाँ पर एक प्लस साइन आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जब हम प्लस साइन की बात करते हैं, इससे क्या होगा, एक नया शीट और क्रिएट हो जाएगा। तो अब एक ही इंफॉर्मेशन है, इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं। तो हो सकता है कि एक कोई फंक्शन, दूसरा कोई फंक्शन, तीसरा कोई फंक्शन एक साथ एक शीट में मुझे सेव करना हो, तो उसके लिए मैं अलग अलग शीट को यूज़ करूँगा, और इसका नाम भी यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। तो ये हो जाता है लीफ बार। उसके बाद ये जो है, इसको, इस पूरे को हम लोग कहते हैं स्प्रेडशीट का एरिया, ये हो गया जो वर्किंग एरिया बेसिकली हो गया। फिर हो गया फाइल टैब। तो फाइल टैब में जब आप जाएंगे तो जहाँ जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको एक जगह पर नज़र आ जाएंगी, यानी जो भी ओपन करना हो, जो भी सेव करना हो, प्रीव्यू करना हो, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आएंगे। फिर जैसे रो बार था वैसे ही आपके लिए कॉलम बार भी हो गया। जैसे हमने रो 1 2 3 4 देखा था, वैसे ही कॉलम A B C D यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है। तो ये सारा क्या हो गया, ये सारा कॉलम हो गया, और इसको हम लोग कहेंगे कॉलम बार। फिर हो गया मेन्यू बार, जिसमें कि आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें जिसको यूज़ करना होता है, वो सारा यहाँ पे दिखता है। फिर है फॉर्मूला बार। देखिए जब हम एक्सेल की बात करते हैं तो फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब आपको सम ही निकालना हो तो सम निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया जाता है। हाउ टू यूज़ एन एक्सेल यहाँ पर स्कोप के बाहर है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे यहाँ पर से। लेकिन सम करना हो, किसी का एवरेज निकालना हो, नंबर्स को कंपेयर करना हो, आपको देखना हो कितने नंबर्स हैं, डिजिटल डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, ये सारा कुछ भी देखना हो, इन सारी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है एक्सेल में,
तो यहाँ पर जो भी फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है। उसके बाद फिर है टाइटल बार, जो कि हमने डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी। फिर है स्टेटस बार, जो कि नीचे में होता है, और यहाँ पर जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में वो आपको स्टेटस बार में नज़र आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 नंबर लिखे हुए हों और इसका एडिशन हमको करना हो, तो जैसे ही आप 3 नंबर को सेलेक्ट करेंगे, इन 3 रोज को सेलेक्ट करेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पे कॉर्नर में इसका सम या इसका एवरेज, इसका काउंट, ये सारे कुछ यहीं पे नज़र आ जाएंगे आपको। तो ये जो होता है ये सारा कुछ स्टेटस बार में होता है, जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाते हैं। फिर ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, आपको इस तरह के इमेजेस हर जगह बने हुए मिलेंगे, जिससे कि जो भी फंक्शन है उसको एक्सपैंड किया जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है, और जितनी भी तरह के फंक्शंस होंगे वो यहाँ पे एक बार में आपको नज़र आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। मैं इसे एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि फॉर्मूला बार में क्या होता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि मेन्यू बार में इनमें से क्या पाया जा सकता है। तो ये चारों, ये उसके बाद 4-5 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि मेन्यू बार हम कहते किसे हैं, तो फिर आपको उसका आंसर पता रहेगा ही नहीं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इसके भी शॉर्टकट्स की अगर हम बात करें तो कुछ शॉर्टकट्स तो सेम रहते हैं जो वहाँ पर भी था। जैसे कंट्रोल N हमने देखा, कंट्रोल O, कंट्रोल S, ये सारी चीज़ें जो हैं जिस की तस रह जाती हैं, और वही इंपॉर्टेंट यहाँ भी है बहुत। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितने भी ऑल्ट कीज़ हैं, यानी ऑल्ट F को आप दबाएंगे तो फिर क्या होगा, वो फाइल में चला जाएगा, यानी इसको सेलेक्ट कर जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास है ऑल्ट H को आप जब दबाएंगे तो फिर ये होम पे चला जाएगा। तो इस तरह से जो ऑल्ट कीज़ का जो यूजेज है इसको आपको याद रखना होगा। एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑल्ट कीज़ का यूजेज इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि इसको आप वर्ड में भी डायरेक्टली इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है क्योंकि एक्सेल में मैन्यूवरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद फिर सिमिलरली जब हम बात करते हैं मूविंग अराउंड इन अ वर्कशीट, ये भी बहुत सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू जो हमने वर्ड में देखा कि किस तरह से आप आगे पीछे किसी भी सेल में जा सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो एडिशन है वो है टैब। किसी भी नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब का यूज़ होता है। अगर आपने कुछ टाइप किया किसी एक सेल में, उसके तुरंत बाद आप दूसरे सेल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए टैब फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके कीबोर्ड पे होता है। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट एडिशन है कंपेयर टू जो बाकी चीज़ें हमने देखी थी। अब जैसे एंड बटन या होम बटन देखा था, तो होम का हमको पता है पहले से कि होम में वर्ड में क्या हो रहा था, आप पहली लाइन पे चले जा रहे थे। यहाँ पे जब हम होम बटन की बात करते हैं तो क्या होगा, सबसे लेफ्ट मोस्ट सेल में चले जाएंगे। तो बहुत सिमिलर फंक्शंस है यहाँ पर एज कम्पेयर टू जो भी हमने वर्ड में भी देखा था। उसके बाद फिर हम लोग एडिटिंग की बात करते हैं, तो सेल की एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी भी सेल को अगर हमें एडिट करना हो तो उसके लिए ये सारे जो शॉर्टकट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब जैसे कंट्रोल C आपको ऑलरेडी पता है, कंट्रोल X आपको ऑलरेडी पता है, कंट्रोल V आपको ऑलरेडी पता है, तो ये 3 जो है हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। सिमिलरली डिलीट, तो डिलीट में वहाँ पर क्या हो रहा था कि लास्ट में जो भी जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर को आप डिलीट कर सकते थे, आने वाले कैरेक्टर को डिलीट कर सकते थे। यहाँ पे जब हम लोग डिलीट दबाएंगे तो क्या होगा कि सेल में जो भी एंट्रीज हैं वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएंगी। तो किसी भी सेल को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट बटन को दबाएंगे और उस सेल में जो भी लिखा हुआ होगा वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर डिलीट एक बटन है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बाकी उसके अलावा सिर्फ एक ऑल्ट एंटर है जो कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बाकी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एंटर से क्या होता है ये तो पता है ही कि एंटर जब भी हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो एंटर चाहे यहाँ हो, चाहे वो वर्ड में हो, चाहे वो पीपीटी में हो, चाहे जहाँ भी हो, जो भी डॉक्यूमेंट हो उसमें अगर हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तो वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में जाना ही जाना है। तो इसलिए एंटर का जो यूजेज है वो हमें पता है। फिर जब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स की, तो बहुत सिमिलर है जो हमने वहाँ पे बात किया था। कंट्रोल B, कंट्रोल I, कंट्रोल U, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कशन करके रखा हुआ है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो एडिशन हो जाता है वो है ऑल्ट HB, जिससे कि बॉर्डर को हम लोग ऐड कर सकते हैं किसी भी सेल में। तो ये फंक्शंस जो है फिर भी बहुत सिमिलर हो जा रहे हैं। तो याद रखें कि ऐसा नहीं कि हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक एप्लीकेशन के जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको अलग से नहीं याद रखना पड़ेगा, वो सब कुछ एक बार में आप याद कर सकते हैं।
सब कुछ बहुत सिमिलर होता है। सिमिलरली एक और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में भी कुछ जो शॉर्टकट्स हैं वो सेम होंगे। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पर सेम टाइटल बार, रिबन आ जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार आ जाता है, फाइल टैब है, स्लाइड्स पैन है। तो अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर ही आपको दिखा दूँ कि किस तरह से ये दिखता है। अब जैसे मान लीजिए जब हम बात कर रहे हैं पावर पॉइंट की, तो ये क्या है, जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पर है वो एक पावर पॉइंट है। तो पावर पॉइंट में हम लोग क्या होते हुए देखते हैं, पावर पॉइंट में आप देख रहे हैं कि ये सारे अलग अलग तरह के बटन्स हैं यहाँ पर। अब जैसे सबसे ऊपर क्या हो गया, सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। हमने डिस्कशन किया टाइटल बार में हम लोग क्या करते हैं, टाइटल बार में नाम देते हैं। तो यहाँ पर क्या है नाम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 5। आज 5वां क्लास था, मैंने नाम इसका दे दिया पार्ट 5। उसके बाद फिर रिबन। तो जितने भी फंक्शंस और टूल्स अवेलेबल होते हैं वो रिबन में होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं रिबन। आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, इसे हम लोग रिबन कहते हैं। उसके बाद फिर क्विक एक्सेस टूल बार है। तो यहाँ पर जो भी जल्दी से एक्सेस करने के लिए जो आपके पास सीधे सीधे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। फिर है फाइल टैब, ये हो गया मेरा फाइल टैब। तो इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है, चाहे आपको न्यू डॉक्यूमेंट खोलना हो, कुछ ओपन करना हो, सेव करना हो या प्रॉपर्टीज़ देखनी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक जगह पे एक बार में नज़र आ जाएगा। फिर स्लाइड्स का पेन होता है, ये वाला जो पार्ट है आपका, कॉर्नर वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइड्स पेन कहते हैं। फिर ये जो बीच वाला एरिया है, इस बीच वाले एरिया को हम लोग स्लाइड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये स्लाइड है, इसके बाद एक और ये अगला स्लाइड पे हम लोग चले गए, तो ये जो है ये इन सारे को हम लोग स्लाइड कहते हैं। फिर स्टेटस बार नीचे में होगा, जैसे हमने डिस्कशन किया था कि स्टेटस बार में जो भी छोटे पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं वो यहाँ पर है। अब जैसे साइज़ क्या है इस डॉक्यूमेंट का वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो ये सब कुछ स्टेटस बार में नज़र आ जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो आपको पीपीटी में नज़र आते हैं, जो पावर पॉइंट में नज़र आते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके भी शॉर्टकट्स की। तो जनरल शॉर्टकट्स जो है, जो कि यहाँ पर भी सेम रहेगा, यानी कि अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो जैसे कंट्रोल N है, O है, S है, ये सब कुछ सेम है। फिर कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, सब कुछ सेम है। तो यहाँ ये सब जो फंक्शंस हैं, और ऑल्ट के बारे में भी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ऑल्ट को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ऑल्ट फंक्शंस सेम हो गया, जो पिछला शॉर्टकट हमने देखा था वहाँ भी यही था। NOSYZ ये जो है वो भी सेम रह गया, हर जगह सेम रह गया। तो ये जो फंक्शंस है ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं, तो आप एक जगह पे याद कर लें, बाकी जगह पे अपने आप आपके लिए ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, नेविगेट करने के लिए, स्लाइड्स वगैरह के लिए क्या क्या होता है, कंट्रोल A। कंट्रोल A से क्या होता है, हमने, आप याद कीजिए वर्ड में हमने डिस्कशन किया था कि एक बार हम लोग कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो जो भी टेक्स्ट है वो एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा पूरा, और वही काम यहाँ पर भी कंट्रोल A का है। तो कंट्रोल A, उसके बाद फिर टैब। टैब से क्या होगा कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में मूव कर जाएगा या नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर जाएगा, अगर हम लोग स्लाइड को सेलेक्ट करके रखे हैं तो। जब हम लोग बात कर रहे थे टैब की एक्सेल में, तो क्या हो रहा था, अगले सेल में चला जा रहा था। तो सिमिलर फंक्शन है यहाँ पे भी। फिर होम फंक्शन भी बहुत सिमिलर हो जाता है, एंड भी बहुत सिमिलर हो जाता है। कंट्रोल अप, कंट्रोल डाउन, या कंट्रोल शिफ्ट अप, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये सारे जो है फंक्शंस जस के तस रह जाते हैं, जो बाकी में भी हमने देखा। तो कोई नया एडिशन यहाँ पर नहीं हुआ। उसके बाद फिर फॉर्मेटिंग के लिए भी सेम, कंट्रोल X, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट। डिलीट, कंट्रोल B, कंट्रोल I, कंट्रोल U, इन सारे के ऊपर हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। तो इनको आपको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, ये सब कुछ जस के तस हैं, जो कि बाकियों में भी हमने देखा। फॉर्मेटिंग टूल्स के जो भी ऑप्शंस हैं वो वर्ड में भी वही होते हैं, वो पावर पॉइंट में भी वही होते हैं, और वो आपके एक्सेल में भी वही होते हैं। तो तीनों में ही सेम का सेम हम लोग देखते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता। फिर उसके बाद फिर कुछ और फंक्शंस हैं। अब जैसे पेन टूल के लिए कंट्रोल P यूज़ किया जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नहीं। और एक है एस्केप, यानी एस्केप को प्रेस करने से क्या होगा, जो प्रेजेंटेशन ये चल रहा है, अगर मेरे सामने कीबोर्ड रहे और मैं एस्केप बटन को प्रेस करूं तो ये जो है बंद हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा इस स्लाइड से। तो ये सारी चीज़ें हो गई विंडोज़ के शॉर्टकट्स के बारे में। तो शॉर्टकट्स आपको याद रखना है कि यहाँ पर से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में हमने देखा है कि सीधा सीधा शॉर्टकट पूछा गया है।
याद करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये होगा कि आपके पास अगर कोई कंप्यूटर है तो उसमें प्रैक्टिस करें, ये सारे शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करने की कोशिश करें। यूज़ करने से, क्योंकि आपके दिमाग का एप्लीकेशन है, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। नहीं तो कोशिश कीजिए कि रिविज़िट कीजिए इस स्लाइड्स को, रिविज़िट कीजिए इस लेक्चर को, और इसको बार बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, यहाँ पर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पे रखा हुआ है। जो भी पिछले कुछ सेशंस हमने किए, वहाँ पर से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, एक बार मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। तो अभी अगले 5-7 मिनट हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि जो चैट बॉक्स है वहाँ पर आप आंसर देते चले जाएं क्वेश्चन नंबर लिखने के साथ। अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है तो सिर्फ ए मत लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1A ऐसे करके लिखिए, ताकि मुझे भी देखने में सुविधा हो, मुझे समझ में आए कि कौन सही आंसर कर रहा है और किससे गलती हो जा रही है आंसर में। जो ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए हैं जो कि बहुत बार इधर पूछे गए हैं, या बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं, या फिर ऐसे जो कि थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग हैं। तो ऐसे 2 तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से आप इसका आंसर देखिए, आंसर मुझे बताइए और तुरंत फिर इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिवाइसेज इज और एन इमेज प्रोसेसिंग इनपुट डिवाइस। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो यहां पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों ये क्वेश्चन मैंने लिया है, यहां पर एक कंफ्यूजन है। एक प्रिंटर आपके पास एक ऑप्शन है, एक स्कैनर एक आपके पास ऑप्शन है। इमेज का काम दोनों में होता है ना। प्रिंट में क्या करते हैं कि इमेज को आप प्रिंट कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रिंटर है। और स्कैनर में क्या होता है कि किसी भी इमेज को किसी पेज से आप उसको स्कैन करके डाल देते हैं अपने कंप्यूटर में। इंपॉर्टेंट क्या है, इनपुट पूछा गया, क्या है आपसे, इनपुट। प्रिंटर क्या है, आउटपुट। प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, इनपुट तो प्रिंटर लेता नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर स्कैनर इसीलिए हो जाएगा। अगर सिर्फ इमेज की बात होती तब यहाँ पर दोनों आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इनपुट पूछा गया है। और ये अच्छा क्वेश्चन है जो कि पहले आपके एग्जाम में एक बार SBI PO में पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डिवाइस विच हेल्प्स यू इन टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर शायद आपको पता ही होगा। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हमने दोनों के बारे में चर्चा की थी कि इनपुट से क्या होता है कि आपका इंटरैक्शन यानी आपका इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के पास जाता है। आउटपुट से क्या होता है, जो भी प्रोसेसिंग हुई वो आपको नजर आता है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब आदान प्रदान इंफॉर्मेशन का, आपके तरफ से भी कंप्यूटर की तरफ से भी। इसलिए ये आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइस दैट कैन बोथ फीड डेटा इनटू एंड एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 5 सेकंड में इसका आंसर आप दीजिए। मैं देखता हूं कि किसका किसका आंसर सही हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका आंसर हो जाएगा इनपुट एंड आउटपुट। क्यों, क्योंकि बोथ लिखा हुआ है, फीड डेटा इनटू एंड एक्सेप्ट डेटा, यानी आपको इंफॉर्मेशन देना भी है और आपको इंफॉर्मेशन लेना भी है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा आंसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। फिर है CD-ROM। CD-ROM किस तरह की मेमोरी है, याद कीजिए, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। जल्दी से इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बताइए। आंसर इसका होगा नन ऑफ दीज। याद कीजिए, CD DVD के बारे में हमने बात किया था कि ये है ऑप्टिकल। CD DVD क्या है, ये ऑप्टिकल है, ये मैग्नेटिक नहीं है, ये अलग तरह की मेमोरी नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये ऑप्टिकल है। CD हो, DVD हो, ब्लूरे डिस्क हो, ये सब क्या थे, ये सब ऑप्टिकल मेमोरी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा गया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ओनली ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस है। जल्दी से ऑप्शंस देखिए। देखिए, माउस सब में है, इससे यानी कि ऑप्शन में फर्क नहीं पड़ रहा है। कीबोर्ड सब में है, यानी कीबोर्ड से फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किससे पड़ रहा है, तीसरे वाले ऑप्शन से। तो हमको चाहिए इनपुट। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर पे आप देखते हैं आउटपुट, गलत हो गया। प्रिंटर देता है आपको आउटपुट।
प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है, तो देता है आपको आउटपुट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, स्कैनर और माउस, क्योंकि स्कैनर इनपुट है, पहले भी क्वेश्चन में हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 6, विच मोस्ट कॉमनली अवेलेबल पर्सनल कंप्यूटर्स लैपटॉप हैव अ कीबोर्ड पॉपुलरली नोन एज व्हाट? पॉपुलरली नोन एज QWERTY। QWERTY क्यों इसे बोलते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी कीबोर्ड होता है उसका पहला लाइन जो है वो QUERTY होता है, इसलिए इसका नाम जो है इसको QWERTY दिया गया है। उसके बाद फिर इंटरनल मेमोरी क्या क्या होता है ये पूछा गया है। इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है, और ये भी एक ऐसी क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछी गई है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। प्राइमरी मेमोरी हो, चाहे कैश मेमोरी हो, CPU रजिस्टर हो, ये सारे इंटरनल मेमोरी होते हैं। कंफ्यूजिंग कब होता है ये क्वेश्चन? अगर मान लीजिए आपसे हार्ड डिस्क ड्राइव भी यहाँ पर दे दिया गया होता। अगर हार्ड डिस्क ड्राइव दे दिया गया था तो क्या होता? वो एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल तो रहा नहीं, तो वहाँ पे डिस्कशन चेंज हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज? याद कीजिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर होगा क्या? बिट। याद कीजिए, बिट, फिर बाइट, उसके बाद धीरे धीरे वर्ड, और फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया ये। फिर हाफ बाइट इज नोन एज क्या? हाफ बाइट, याद कीजिए वहाँ पर जब इसकी क्लास हुई थी तो हमने बात किया था कि बिट और बाइट के बीच में कुछ और भी आता है जिसे हम कहते हैं निबल। तो निबल हो जाता है 4 बिट्स और फिर बाइट हो जाता है 8 बिट्स। तो इसीलिए हाफ बाइट को हम लोग कह सकते हैं निबल। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बार बार पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया कि रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, कैश, नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा वोलेटाइल। वोलेटाइल इसको क्यों कहेंगे हम लोग? याद कीजिए, वोलेटाइल का मतलब हमने समझा था क्या? कि ऐसी मेमोरी जो कि एक बार अगर स्विच ऑफ किया जाए कंप्यूटर को तो वो खत्म हो जाए, तो इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम क्या हो गया? रैम हो गया वोलेटाइल मेमोरी। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा? फ्लॉपी तो नहीं हो सकता है, आपको याद होगा फ्लॉपी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। CD नहीं हो सकता, रैम नहीं हो सकता, आंसर बचता क्या है? आंसर है हार्ड डिस्क। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क, आप ध्यान दीजिए कि हार्ड डिस्क को आप एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, बहुत सारे डेटा को एक साथ स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें लगभग, मतलब आप चले जाइए अमेज़ॉन पे, आप चले जाइए फ्लिपकार्ट पे, 500 GB से नीचे के तो हार्ड डिस्क आपको मिलेंगे ही नहीं। जब हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की तो ये तो 1-2 MB का होता है। उसके बाद फिर जब CD की बात करते हैं तो लगभग 700 MB का होता है। रैम की जब हम बात करते हैं तो 3-4 GB होता है। तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो हार्ड डिस्क तो बहुत ही ज़्यादा मेमोरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लॉपी साइजेस एग्जिस्ट? ये क्वेश्चन आ चुका है, याद कीजिए कि ये इंचेस में हमने साइज के बारे में पढ़ा था। आंसर इसका हो जाएगा 5.25 इंच। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार सरप्राइजिंगली पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज? बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमने इसको देख रखा है, प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी भी इसे कहते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। प्राइमरी स्टोरेज इज एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? स्लो एंड इनएक्सपेंसिव, यानी स्लो का मतलब क्या हो गया? धीमा। इनएक्सपेंसिव का मतलब सस्ता। तो अब ध्यान रखिए, जो स्लो होगा वो सस्ता क्यों होगा? जो स्लो होगा जो स्लो होगा वो तो सस्ता होगा, जो फास्ट होगा वो तो महंगा होगा। प्राइमरी मेमोरी फास्ट है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी है, सारा जो कंप्यूटर का डेटा है, सारा इंस्ट्रक्शन, सब कुछ वहीं पर प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ वहीं पर स्टोर हो रहा है, तो इसको तो फास्ट होना ही है। तो फास्ट तो होगा, इनएक्सपेंसिव तो नहीं होगा। यानी कि आप कह रहे कि फास्ट भी मिल जाए और सस्ता भी मिल जाए, दुनिया इतनी अच्छी है नहीं। तो फास्ट होगा तो साथ में महंगा तो होना ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फास्ट एंड एक्सपेंसिव। यानी प्राइमरी मेमोरी फास्ट भी है लेकिन साथ साथ महंगी भी है। उसके बाद फिर EEPROM स्टैंड्स फॉर, याद कीजिए हमने डिस्कशन किया है कि रोम प्रोग्रामेबल जब होता है तो प्रोम हो जाता है, तो प्रोग्रामेबल तो ये तो चला गया आपका। फिर EEPROM क्या होता है हमने डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा A। फिर क्वेश्चन नंबर 16, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एट स्टोरेज। कैसा स्टोरेज? फ्लैश, टेम्पररी, वर्थलेस, नॉन वोलेटाइल, नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि इससे हम लोग बहुत दिन तक स्टोर करते हैं, मतलब डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, तो ये हो गया नॉन वोलेटाइल।
याद कीजिए नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या था कि जो भी ऐसा डेटा जो सेव हो कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी, ऐसा नहीं होगा कि कंप्यूटर ऑफ हुआ और मेमोरी चला गया, तो इसीलिए हार्ड डिस्क जो है वो नॉन वोलेटाइल हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड। अब देखिए हमने 3 कैटेगरीज की बात की थी। 3 कैटेगरीज क्या था? सॉफ्टवेयर, जब हम लोग बात कर रहे थे एक एप्लीकेशन, एक सिस्टम, एक यूटिलिटी, वहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कई बार यूटिलिटी और सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसे एक ही जगह पे कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर उस जो कॉन्सेप्ट है उसका यहाँ पे यूज आ रहा है क्या, कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और बाकी जो है वो किसी ना किसी सेंस में एक दूसरे के ही पार्ट हो जाते हैं। तो जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। ये यहाँ पर बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि इसमें से कौन 2 प्रकार हो गए, 2 अलग अलग प्रकार हो गए सॉफ्टवेयर के। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोग्राम डिजाइन्ड स्पेसिफिकली टू एड्रेस जनरल पर्पस एप्लीकेशन एंड स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन आर कॉल्ड एज। यहीं पर से आपको क्लू मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या है ये? याद कीजिए हमने बात किया था, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी आपको कोई एक काम करने में मदद कर रहा है, इसीलिए इसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज अ की ऑफ कीवर्ड्स, सिंबल्स एंड अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्टेटमेंट्स बाय विच ह्यूमन कैन कम्युनिकेट विद द इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। यानी कोई भी सेट ऑफ कीवर्ड्स जो होते हैं या सिंबल होते हैं या इंस्ट्रक्शन जो हम लोग दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। यहां पर क्या होगा कि आंसर आपको ध्यान रखना है कि आंसर होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए हो सकता है कि कंफ्यूज कर जाएं आप ये सोचने में कि क्या इसका आंसर प्रोग्राम भी हो सकता है। आंसर होगा नहीं। क्यों? देखिए सबसे पहले यहां पर जब हम सिस्टम ऑफ रूल्स की बात कर रहे हैं तो सिंटैक्स तो यहीं पे हो गया, यानी एक सेगमेंट में सिंटैक्स खत्म। उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे हैं कीवर्ड, सिंबल्स एक्सेट्रा। जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बस इंस्ट्रक्शंस। लेकिन उस इंस्ट्रक्शन को इंक्लूड करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? एक लैंग्वेज की भी जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर वो लैंग्वेज नहीं होगा तो आप वो इंस्ट्रक्शन को देंगे कैसे? तो सिर्फ अगर इंस्ट्रक्शन की बात होती तो उसे हम क्या करते? प्रोग्राम कहते। लेकिन यहां पर कीवर्ड, सिंबल, ये सब की जब बात हो रही है तो ये हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये इसीलिए यहां पर मैंने लिया है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो यहां पर ज्यादा चांसेस है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हो सकता है फंस जाए। तो जब भी ऐसा हो तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, तो आपको आराम से एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी कि कैसे हमने सिंटैक्स को हटा दिया, असेंबल का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर किसी को कन्फ्यूज़न होगा तो वो ए और बी के बीच में ही कन्फ्यूजन हो सकती है, बाकी ऑप्शन में तो है नहीं। तो ये बात हो गई सारे इन क्वेश्चंस की। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डिस्कशंस करना था हमें, जो भी चीज़ें चाहिए थी इस एग्ज़ाम के लिए, पर्टिकुलरली जब हम दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की बात कर रहे हैं, तो ये जो भी कॉन्सेप्ट हमने पिछले 5 क्लासेस में देखा, यहीं पर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर से बहुत जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सब हमने देख लिया। और आज जो हमने पढ़ा ये थे शॉर्टकट्स, और यहाँ पर से सिर्फ शॉर्टकट्स पूछा जाता है। तो शॉर्टकट्स एकदम याद कर लेना होगा आपको। जो लिस्ट मैंने दिया है उस लिस्ट को तो अच्छे से याद कर जाइए, प्लस जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मेनू बार क्या है, टूल बार क्या है, ये सारी चीज़ों को याद कर जाएं, क्योंकि पूछ दिया जाता है सीधे कि मेनू बार में क्या पाया जाता है। अगर आपको यही नहीं पता कि मेनू बार क्या है तो आप नहीं कर पाएंगे इसको आंसर। तो जो भी चीज़ें चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए वो सब कवर हो चुकी हैं। कोशिश कीजिए कि बार बार रिविजिट कीजिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ताकि यहाँ पर से कोई भी क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम में वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज के इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर द कंप्यूटर अवेयरनेस क्लासेस। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।